नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाई कहाँ होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज हैं या फिर कौन से ऐसे पब्लिक ऑफिसेज हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत। प्लस हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कोई भी पब्लिक अथॉरिटी एग्जेम्प्टेड है कि वो इंफॉर्मेशन फर्निश ना करे उस एप्लीकेंट को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की उत्पत्ति हुई थी और किस तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को सन 2005 में पारित किया। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर कौन से ऐसे सेक्शंस या कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब पास किया गया 15 जून सन 2005 को तभी सारे के सारे प्रोविजंस लागू हो गए और कौन से ऐसे पार्ट्स रह गए थे जो कि 12 अक्टूबर सन 2005 को इस देश में लागू किए गए। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को समझने से पहले मैं बस एक बार फिर से इतना सा बता देता हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए लाया गया था ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो फर्निश किए जा सके हमारे देश के सिटीजन्स को और हमारे देश के सिटीजन्स को एक्सेसिबिलिटी मिल सके उन सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या फिर उन सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज हैं। अब जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात आती है तो आप लोग जानते हैं कि इस देश में, इस विश्व में हम सभी लोग एक बहुत ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं जिसको हम लोग ये धरती कहते हैं, इसे हम विश्व कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे डील्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, पैक्ट्स होते हैं, ट्रीटीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस देश की सीमाओं में सीमित नहीं है। तो उस कंडीशन में यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट से किसी ट्रेड को लेकर के या फिर किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि एमएनसी से या फिर इंटरनेशनली रिलेटेड है, तो भी वो इंफॉर्मेशन आपको फर्निश की जाएगी। और इसीलिए इसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। तो दोस्तों, टेरिटोरियल एक्सटेंट की जहां तक मैं बात करूं अगर, तो 2005 में जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तब इसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो था कंप्लीट इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में अगर कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई है या फिर कश्मीर की गवर्नमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करती है, तो वो इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल सकती। इसका मतलब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो तरीके थे राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने की, जो फीस थी राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फाइल करने की, या जो प्रोसीजर था, जो टाइम स्टिपुलेशंस थे राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए, वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कॉमन थी स्टेट ऑफ इंडिया में और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, अगर कॉमन थी तो फिर वो इंफॉर्मेशन भी हमें फर्निश की जा सकती थी बिफोर द अमेंडमेंट और बिफोर द रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के दर्जे से हटा दिया गया है, तो अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पूरे भारत में इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियली एक्सटेंड हो गया है। इसका मतलब कि अब जम्मू एंड कश्मीर में भी जो लोग रहते हैं, जो कि अब यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, उस यूनियन टेरिटरी में भी अब लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, उसी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। और जो भी पेनाल्टीज हैं, जो भी बाउंडेशंस हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो सब कश्मीर में भी उसी तरीके से अप्लाई होगी जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में अप्लाई होती है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 में दो पार्टों में पारित किया गया या फिर दो पार्टों में एनफोर्स कराया गया था। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंगली सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 प्लस सेक्शंस 12, 13, 15, 16, 24, 27 एंड 28 15 जून सन 2005 को ही एनफोर्स हो गए थे।
इसके अलावा जो बाकी का पार्ट था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, वो 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू कराया गया पूरे भारत में, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मैं फिर से बार बार रिपीट करता हूं कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रखिए कि जो पोर्शंस पहले पास हुए थे या बाद में पास हुए थे, वो सारे के सारे जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था उसका, वो फुल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस से हटा दिया गया, तो अब यूनिफॉर्मली ये चीजें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पूरे के पूरे भारत में, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इज नाउ डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, अप्लाइज यूनिफॉर्मली। इसी चीज को थोड़ा सा अगर हम लोग और समझें, तो जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो लोगों ने कोर्सेज लिया है, उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके पास भी ये सवाल गया था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन का टेरिटोरियल एक्सटेंट कैसे हम तय करेंगे, क्योंकि आप अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए टेरिटोरियल एक्सटेंट सोच सकते हैं, या फिर उसके जो भी टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसमें आप बाधित हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से हम लिमिट करेंगे टेरिटोरियल एक्सटेंट को देखते हुए। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस चीज को कंसिडर करते हुए इसे बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया, और उसमें यही बोला उन्होंने भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट करती है, या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि या फिर कोई भी फंडिंग या एड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचाई जा रही है, तो वो सारी की सारी चीजें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आएंगी और एग्जेम्प्टेड नहीं होंगी, और उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो नेक्सस है उस इंफॉर्मेशन फर्निशिंग का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चीज और बहुत ही अच्छी इसमें कोट की कि जो पर्पस है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, वो है कि सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन फर्निश की जा सके। जो पर्पस है, जो प्रियम्बल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, वो यही कहता है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी to the information which is under the control of the public authority to the citizens of India। और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को समझा जा सके कि टेरिटोरियल एक्सटेंट कैन बी एप्लीकेबल फॉर द प्रोसीजरल थिंग्स बट नॉट फॉर द सीकिंग और नॉट फॉर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। एप्लीकेबिलिटी के केस में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाई होगा और किस ऑर्गेनाइजेशन पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बहुत बारी हम लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 के अंतर्गत आएंगी या नहीं आएंगी, क्या बैंक्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आएंगे, क्या जो एडवोकेट्स बार्स हैं वो सब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आएंगे, क्या स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे। इसके अलावा हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, क्या वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो इस चीज को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका पर्पस क्या है। जब भी हम किसी भी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर क्या था उस एक्ट को पास करने के लिए, वो समझना बहुत जरूरी है। और उसी के बेसिस पे यदि हमारे राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, हमारे राइट्स के एक्सरसाइज हम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उन्हीं बेसिस पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स तय होते हैं जिनको हम अपीलेट अथॉरिटीज के सामने रखते हैं और केस जीत जाते हैं। तो अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि क्या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किन अथॉरिटीज पे या किन ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होता है, तो उसको हमें समझने के लिए हमें समझना होगा आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट टर्म को डिफाइन किया गया है। अब आर्टिकल 12 में 4 तरीके के स्टेट्स दिए हुए हैं, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज। इन चारों कंडीशंस में ये चीजें तो साफ होती है कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा वो स्टेट अथॉरिटीज या स्टेट बॉडीज में जो कि डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 12 वहां पे अपॉइंट किए जाएंगे। और अपॉइंटमेंट अगर हो रहा है तो ये भी बहुत ही ऑब्वियस है कि उन सारे अथॉरिटीज का या फिर स्टेट डिपार्टमेंट से हम इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट ऑथराइज्ड बॉडीज रन कर रही हैं या फंड कर रही हैं या एड कर रही हैं, चाहे पूरी तरीके से चाहे आधे तरीके से चाहे किसी भी तरीके से,
तो उन सारी कंडीशंस में वो सारी कंपनीज भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आएंगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप सीख करेंगे वो उस प्राइवेट कंपनी से नहीं सीख करेंगे, उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं सीख करेंगे। आप इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट कंसर्न अथॉरिटी विच इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। अगेन फ्रेंड्स, इस मसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से जजमेंट दिया और उसमें उन्होंने बताया कि आर्टिकल 12 में जिस तरीके से स्टेट डिफाइन किया गया है तो हमें उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है। और एक बार फिर से हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि जो पर्पस है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का वो क्या है। उस चीज को देखते हुए, पर्पस ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को कंसिडर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इस पे जजमेंट दिया और उसमें उन्होंने फिर से बोला, कंसिडर किया कि जो भी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट बॉडी से सीख करेंगे, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ही रिगार्ड में क्यों ना हो, वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को हमें देनी होंगी। अगर वो इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8 ना हो या फिर कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं बनता है अंडर सेक्शन 9 जिसके तहत पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को फर्निश करने से रोक सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशंस फाइल की जाएंगी वो हम फाइल करेंगे पब्लिक अथॉरिटीज के यहाँ ही। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो भी हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लेकर के, वो फाइल करेंगे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के यहाँ। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहाँ अपॉइंट हो रहा है? पब्लिक अथॉरिटीज में, ना कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज के थ्रू। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, चाहे वो रिकॉर्ड बुक्स हो, ऑडिट बुक्स हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो चीजें हमें ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं मिल रही है या मिल भी रही है, उन सारी चीजों को हम पब्लिक अथॉरिटीज के चैनल से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। और इस कंडीशन में CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जितने भी एडवोकेट्स बार्स हैं उनको भी राइट इन्फॉर्मेशन के दायरे में रखा है, बैंक्स को भी राइट इन्फॉर्मेशन के दायरे में रखा है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी राइट इन्फॉर्मेशन के दायरे में आती हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं तो आप वो सब जगह पे ये एप्लीकेबल है जहां पे इंफॉर्मेशन आप सीख कर सकते हैं बीइंग अ विजिलेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी ये इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी से भी ये इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, और वो सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस राइट टू इन्फॉर्मेशन के परव्यू में आएंगी जो कि किसी भी तरीके से बेनिफिट उठा रही है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट बॉडी के थ्रू। और आप उन सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी अपने इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं जो कि आपको चाहिए। यदि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस परव्यू में आती है और वो इंफॉर्मेशन आपको फर्निश नहीं कर रही है विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में आप एपेलेट अथॉरिटीज में जा करके उनके अगेंस्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। एपेलेट अथॉरिटीज कौन सी होंगी? वो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, डिपेंडिंग अपॉन द मैटर। आप उन दोनों जगहों में किसी भी एक जगह पे आप अपील कर सकते हैं। ऑल्दो जो भी आप अपील करेंगे वो पहले SIC में करेंगे। अगर वहां से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको लगता है कि अभी भी आपके राइट्स का सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है या फिर आपके राइट्स अभी भी इन्फ्रिंज्ड रह गए हैं, तो उस कंडीशन में आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग समझ गए कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या हो सकता है या फिर किन ऑर्गेनाइजेशंस पे वो अप्लाई हो सकती है। तो यहां तक ये बात क्लियर होती है कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, वो हम उसकी प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से तय कर सकते हैं, ना कि इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 का एक ऐसा सेक्शन है या ऐसा प्रोविजन है जो कि प्रोवाइड करता है एग्जेम्पशन टू इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर्ली कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 में, जो कि एग्जेम्प्टेड है कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो आपको प्रोवाइड ना करे। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो भी सिटीजन है वो उन सभी तरीके के इंफॉर्मेशंस को लेकर के एक्सेसिबल नहीं होगा। ये सारे के सारे जो भी एग्जेम्पशंस है वो दिए हुए हैं सेक्शन 8 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 8 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का क्या कहता है। मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूं। तो सेक्शन 8 में लिखा है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन।
Notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to give any citizen a information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India. यानी कि सबसे पहली चीज जो इसमें दी हुई है वो ये है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हानि पहुंच सकती है वो चीजें एग्जेम्प्टेड हैं। इसी सब क्लॉज में आगे दिया हुआ है कि द सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और विच में लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड हैं जिसको डिस्क्लोज करने की वजह से पहली चीज हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को क्षति पहुंच सकती है, सिक्योरिटी को, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्षति पहुंच सकती है, प्लस किसी दूसरे देश यानी किसी फॉरेन स्टेट से हमारे रिलेशंस बिगड़ सकते हैं या फिर कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम फर्निश नहीं कर सकते हैं जिसको फर्निश करने की वजह से लोगों में उत्तेजना पैदा हो या फिर कोई भी तरीके की ऑफेंस कमिट करने की क्षमता रखती हो वो इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या ये सारी इंफॉर्मेशन जिनको फर्निश नहीं किया जा रहा है वो जो एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन हैं, जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा तो क्या ये सारी इंफॉर्मेशन बाउंड है स्टेट पर आपको देने के लिए? इस चीज को हम लोग समझेंगे जब एक बार हम लोग सेक्शन 8 पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब। सब क्लॉज बी क्या कहता है? सब क्लॉज बी कहता है कि इंफॉर्मेशन which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court। यानी कि यदि कोर्ट के न्यायालय के द्वारा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसली मना कर दी गई है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या पब्लिक अथॉरिटीज को कि आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करेंगे किसी भी सिटीजन को या इस तरीके की इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी किसी भी सिटीजन को नहीं है, तो वो सारी इंफॉर्मेशंस भी इसमें एग्जेम्प्टेड होंगी। सी कहता है इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच would cause a breach of privilege of parliament or the state legislature। कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन का भी डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा जिसके डिस्क्लोजर से जो प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट के या फिर स्टेट के वो इन्फ्रिंज हो जाएं या उसमें कोई भी दिक्कत आ सके। डी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द डिस्क्लोजर ऑफ विच would harm the competitive position of a third party unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information। कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको फर्निश नहीं की जाएगी जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है यानी कि जो प्रतिस्पर्धा होती है हमारे ट्रेड में, हमारे बिजनेस सेक्टर में या फिर हमारे जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें वो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी जिसकी वो क्यों नहीं दी जाएगी? उसका डिस्क्लोजर इसलिए नहीं किया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि सपोज करिए आपने इंफॉर्मेशन सीख किया कि रिलायंस का नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या आने वाला है। अब आपने जब ये चीज पूछा तो हो सकता है रिलायंस इस पे काम कर रहा हो, लेकिन ना ही रिलायंस इसके लिए लाइबल है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट या ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए लाइबल है कि वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा। अगर वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देता है तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसका तो वायलेशन हो ही रहा है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिवनेस है यानी कि रिलायंस कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पतंजलि भी वो चीज इंफॉर्मेशन गैदर करके उसका कंपटीशन क्रिएट करने लगा, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। ये जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है डिस्क्लोजर से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 में। इसके बाद हम लोग आते हैं ई क्लॉज में। Information available to a person in his fiduciary relationship unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information। किसी भी तरीके का fiduciary relationship है अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी को लेकर के तो वो भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, वो एग्जेम्प्टेड है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि जहां ट्रस्ट और रैपो का रिलेशनशिप होता है, जैसे एक लॉयर और एक क्लाइंट के बीच में होता है या एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में होता है। तो अब हम आपसे ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपका लॉयर कौन है या फिर आप किस डॉक्टर को दिखाते हैं या फिर अब आप प्रधानमंत्री से पूछे देश के कि भाई साहब अगर आपको खांसी आती है तो आप कौन सा सिरप पीते हैं या किस डॉक्टर को दिखाते हैं, तो ये चीजें आप नहीं पूछ सकते हैं और ये चीजें एग्जेम्प्टेड हैं। ये तभी तक एग्जेम्प्टेड हैं जब पब्लिक अथॉरिटी को या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है अगर उसको लगता है कि ये चीजें हम अगर डिस्क्लोज कर देंगे तो उससे
ज़्यादा जो पब्लिक है उसको बेनिफिट होगा तभी वो डिस्क्लोज करेगा, अदरवाइज वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। और ऑब्वियसली अगर किसी को भी लगता है कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स को जानने से लार्जर पब्लिक का वेलफेयर होगा तो वो चीज़ें चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या वेबसाइट पे ऑलरेडी आ जाती हैं या फिर आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे लार्जर पब्लिक वेलफेयर हो सकता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो भी अगर आप पूछते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं एफ पे, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इन कॉन्फिडेंस है और फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव की गई है वो भी इसमें एग्जेम्प्ट कर दी गई है, वो चीजें आपको डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। जी सेज इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन और आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस फॉर लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पसेस। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी जिससे किसी की लाइफ थ्रेट में आ जाए या किसी की लाइफ का लॉस हो जाए, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी जिसके डिस्क्लोजर से देश की सिक्योरिटी पे वायलेशन आएगा। अब यहाँ पे समझने वाला ये है कि ऑलरेडी सब क्लॉज ए में हमने पढ़ा या हमने समझा कि अगर हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे बात आ जाती है तो वो ऑलरेडी सब क्लॉज ए में एग्जेम्प्टेड है। तो इस चीज को दोबारा क्यों दिया गया है? यहाँ पे दोबारा इसलिए दिया गया है कि वहां पे सब क्लॉज ए में जब हम बात कर रहे थे स्टेट की सिक्योरिटी को लेकर के, तो वहां पे उसकी टेरिटरी की सिक्योरिटी की बात हो रही थी, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात हो रही है वो लाइफ थ्रेट की बात हो रही है, ना कि टेरिटोरियल एक्सटेंट्स की, ना कि टेरिटोरियल नेक्सस की बात हो रही है। यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, यानी कि हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश करेंगे जिसको फर्निश करने से किसी की लाइफ की या फिर किसी लाइफ की सिक्योरिटी का हनन हो जाए या इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, किसी की लाइफ थ्रेट में आ जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं एच क्लॉज पे, इंफॉर्मेशन which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders। अब सपोज करिए कोई भी एक व्यक्ति है जिसका ट्रायल चल रहा है, उस कंडीशन में आपने आरटीआई फाइल करना स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको मिली इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें मिली है वो उनमें से आप क्या क्या चीज़ें कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे, ये सारी चीज़ें भी आप नहीं पूछ सकते हैं और ये सारे इंफॉर्मेशन भी एग्जेम्प्टेड हैं। जो भी चीज़ें बेसिकली आप समझ लीजिए जो चीज़ें पब्लिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिल सकती है वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत। और अगर कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि सेक्शन 8 के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है तो वो सारी चीजें आप नहीं पूछ सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड हैं, तो आप उसके थ्रू जब जाएंगे तो आप लोगों को चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। जो लोगों के पास नोट्स नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक कोर्स अपने अवेल नहीं किया है, वो नीचे दिए हुए नंबर्स जो कि लगातार फ्लैश हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, उस पर कॉल करके आप अपने कोर्सेज ले सकते हैं ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ सके, और जो भी नोट्स हैं, जो भी मटेरियल है, उसके बेसिस पे आप ज़्यादा समझ सकेंगे, ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकेंगे राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के, या फिर उसके इंट्रोडक्शन को लेकर के, या फिर जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है कि राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन कैसे आप ड्राफ्ट करते हैं, कैसे भेजते हैं, जो पूरा प्रोसीजर है उसको लेकर के जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो उस कंटेंट में भी मौजूद होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं आई पे, कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिबरेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, secretaries and other officers, provided that the decision of council of ministers, the reasons thereof and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is the matter is complete or over, provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed। अब जब भी कोई एक लेजिस्लेशन पास किया जाता है, लेजिस्लेशन पे हम लोग काम करते हैं, कानून बनाने की जो विधि है उस पर जब हम लोग काम करते हैं तो पहले एक आइडिया आता है, प्रॉब्लम को देखते हुए उस आइडिया पे काम करती है स्टैंडिंग कमेटी, और फिर एक ऑफिस मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम लोग OM भी कहते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम पहली चीज तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत भी एग्जेम्प्टेड है कि उसको हम एविडेंस के तौर पे नहीं यूज कर सकते।
उसके अलावा ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत भी सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड है कि आपको ऑफिस मेमोरेंडम अगर आप चाहें तो एक एप्लीकेशन के थ्रू नहीं मांग सकते हैं, लेकिन जब वो लॉ पास हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो भी डिसीजंस अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिए हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स ने लिए हैं उस काउंसिल में, वो सारी चीजें एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और तब आप उसको अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो फिर वो सारी चीजें एग्जेम्पशन से हट जाएंगी और फिर आपको फर्निश कर दी जाएंगी। इसके बाद आते हैं जे पे, information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the central public information officer or state public information officer or the applicant authority, as the case may be, satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, provided that the information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person. ये जो 2 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि कोई भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं सीख करेंगे जो कि प्राइवेटली किसी को रिलेट करती हो। आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि हमारे किसी भी मिनिस्टर की वाइफ क्या पहनते हैं या फिर किसी मिनिस्टर के भाई क्या गाड़ी चलाते हैं या किसी के फादर की एज क्या है, ये चीज़ें आप नहीं पूछ सकते हैं किसी आरटीआई के थ्रू। प्लस ऐसी भी कोई भी चीज़ आप आरटीआई के थ्रू नहीं पूछ सकते हैं जो कि उसकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर रहा। दूसरी चीज, आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये चीजें नहीं पूछ सकते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। सिर्फ अपने शौक के लिए आप चीजों को नहीं गैदर कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आपने क्यों पूछा है, क्योंकि मेरा मन था। इस चीज को लेकर के आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा जो इसका प्रोविजियो है उसमें साफ साफ ये चीज लिखा है कि प्रोवाइडेड जो भी इंफॉर्मेशन स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दी जा सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे देश के सिटीजन्स को भी दी जा सकेंगी। तो दोस्तों सेक्शन 8 के सब क्लॉज 1 में ये कुछ एग्जेम्पशंस बहुत ही कैटेगरिकली दिखा दिया गया है, समझा दिया गया है कि इन बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो कल को जब भी आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखिए कि वो चीजें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में तो नहीं आता है, और यदि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहा है तो उस चीज को आप लोग ये समझ लीजिए कि आप उस पर अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि वो पब्लिक वेलफेयर में आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या फिर वो इंफॉर्मेशन अगर एक्सेसिबल कर दी जाए या डिस्क्लोज कर दी जाए तो उस कंडीशन में लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित होगा, तो अगर तब भी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो आपको वैसी इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आप एपेलेट अथॉरिटीज में जा सकते हैं और एपेलेट अथॉरिटीज में अपने आर्ग्यूमेंट्स या अवर्मेंट्स के बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जेम्प्टेड तो है सेक्शन 8 में, लेकिन अगर डिस्क्लोज कर दी जाएगी तो उससे लोगों का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आपने एप्लीकेशन फाइल कर, तो जब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने अपना डिसीजन दिया कि वो ऐसा कोई भी तरीके का इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता है, तो उस कंडीशन में आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट में एपेलेट अथॉरिटी में जा करके एक अपील फाइल कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। दोस्तों ये हो गया कि जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसका टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी एज टू कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन क्या है। अब ये जान लेते हैं कि यदि आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 के अंतर्गत तो कितने दिनों में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। नॉर्मल कोर्स में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई भी एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं ऐसी जो कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है which concerns life or liberty of any person or of the applicant itself, then in that condition within a period of 48 hours आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये प्रोविजन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन यदि कोई भी एप्लीकेशन APIO के द्वारा रिसीव की जाती है, यानी कि असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा रिसीव की जाती है, तो उसको 5 दिन का और ग्रेस मिलता है कि वो इंफॉर्मेशन आपको सही तरीके से पहुंचाई जा सके। तो ये हो गया दोस्तों कि किस तरीके से हमें कितने दिनों में
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करने पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में ही नहीं, यदि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपसे रिलेटेड है, जो आपके लिए ज़रूरी है या फिर आप जानना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी आप सीख कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8 या फिर वो सेक्शन 9 के ग्राउंड्स में नहीं आता है। सेक्शन 9 में एक ग्राउंड दिया हुआ है कि यदि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अगर डिस्क्लोज की जाएगी तो कॉपीराइट का वायलेशन होता है, तो उन बेसिस पे आपको वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी जा सकेगी और उस ग्राउंड पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है। ऑब्वियसली जब भी कोई भी एप्लीकेशन डिसमिस होती है तो फिर आप एप्पल अथॉरिटीज यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जा करके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के उस डिसीजन के अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और एक प्रॉपर्ली केस लड़ सकते हैं। जीतना हारना वो अलग की बात है, वो देखा जाएगा बाद में। वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो तय करेगा। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाई कहाँ पे होता है, टेरिटोरियली भी और इंफॉर्मेशन की बेसिस पे उसका एक्सटेंड क्या है। इसके अलावा यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हम लोग कमेंट में ही रिप्लाई करके या फिर सेपरेट वीडियो बना करके आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्लस शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम लोग कंटिन्यूअसली आपको ऐसे ही नॉलेज, ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकें और अलग अलग चीजों पे आप लोगों को सही नॉलेज दे सकें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई निशांत मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।